अब आपको इस वक्त सीधे लिए चलेंगे बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम पंख में। पंख हौसलों की उड़ान कॉफी टेबल बुक 2025 और ये खास झलकियां आप सोचा कि देखें। जब मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा तो संभवतः हमारे जैसे और भी ऐसे साथी हैं, तो क्यों ना उनके लिए एक मार्गदर्शन जैसा काम किया जाए। तो ग्वालियर में जब मैं आया तो ग्वालियर में मैंने एक इंस्टीट्यूट डाला था, एजुकेशन अशोका फाउंडेशन, अशोका एकेडमी के नाम से डाला था। तो उसमें कई ऐसे बच्चे थे जो पढ़ने आते थे, लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो पढ़ने में आगे नहीं जा सकते थे। तो ऐसे बच्चों को मैंने सपोर्ट किया जो आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीएससी का देना चाहते हैं और यूजीसी नेट। मैक्सिमम मैं हायर एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसी व्यवस्था में हूँ। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर थे आर्थिक रूप से, तो उनको सपोर्ट किया। कई अपने मुकाम पर पहुँचे हैं, तो एक बच्चे को सपोर्ट किया तो इस तरह से काफ़ी बच्चे आ गए। तो अभी पिछले लगभग 5-6 साल पहले ही लगभग कैंडिडेट हमारे लगभग 700-800 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मैंने फ्री ट्रेनिंग दी थी इनको, और वो अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं, पहुँचे भी हैं। और अच्छा प्रयास भी उनका है कि जो अपने समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नाम भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब कोविड काल के बाद कोचिंग सिस्टम जो था वो थोड़ा सा डाउन हुआ, तो कॉलेज लाइन में मैं आ गया था। अभी वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज करल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मध्य प्रदेश में एक प्रोफेसर का अलग कैडर होता है जिसको हम गेस्ट प्रोफेसर कहते हैं या अति विद्वान कहते हैं। हाँ, तो उनका प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि वो सरकार ने उनको अपने हिसाब से कंडीशन पर रखा है उनको, लेकिन जब उनकी कुछ ऐसी नीड्स आती हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं आती हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं वो। लेकिन जब कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो कोई ना कोई माध्यम बनता है। पंख हौसलों की उड़ान कॉफी टेबल बुक तो पढ़ाई कितनी अच्छी चीज़ है। देखो आज मेरी जॉब लग गई, कल को तुम्हारी बेटी। जैसा सर ने कहा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा रूढ़िवादिता आज भी है हमारे यहाँ। हम सब आज इस स्टेज पे बैठे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विलेजर एरिया में जाएंगी तो अभी भी लेडीज़ घूंघट डाल के ही बाहर निकल रही हैं। तो अभी तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और जितनी भी लेडीज़ जुड़ी हैं जो यहाँ भी आएंगी आपके यहाँ एज अ गेस्ट, मैं तो उन्हें भी यही कहूँगी, आप अपने आसपास गांव के, हम लोग लिटरली बोल कर वहाँ आए कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे आपके यहाँ तो प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली को, एटलीस्ट जितने भी हस्बैंड वहाँ शामिल थे वो अपनी वाइफ को अपने साथ तो लेकर आएँ। तो अभी भी मैम ज़रूरत है अवेयरनेस की लेडीज़ को। आपके जीवन में मुझे लगता है आपके हस्बैंड ने एक मेजर रोल प्ले किया है बहुत। आपको आगे मेरे एक्चुअली हस्बैंड नहीं, मेरी जर्नी तो मेरे पापा के टाइम से स्टार्ट हो गई थी। माय फादर वाज आर्मी ऑफिसर। तो पापा ने मुझे कभी किसी बाउंड्रेशन में नहीं रखा क्योंकि पापा की जगह जगह पोस्टिंग थी। हम लोगों की अपब्रिंगिंग भी अलग अलग स्टेट में हुई है, अलग अलग कल्चर्स में हम लोग बड़े। तो फ्रीडम तो हम लोगों को बचपन से मिली। और लकीली मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे कि मुझे कहीं जाना हुआ तो उन्होंने कभी नहीं रोका। इनफैक्ट सब कुछ रेडी, तुम जाओ। तो मैं लकी हूँ कि हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर, मेरा बेटा भी बैठा है तो वो भी बहुत सपोर्टिव है। अभी मेरे हस्बैंड बिजी थे, बोला मम्मा मैं लेके चलता हूँ आपको, वो आया है लेके। तो मैम ऐसे ही अगर हर घर में एक हस्बैंड या एक फादर भी हो गया ना तो बच्चियाँ कभी भी पीछे नहीं रहेंगी। क्योंकि हम 40% शेयर करते हैं अपने देश में, लेडीज़ जो है वो 40% है। ज़रा सोचिए अगर वो सब की सब लेडीज़ आगे आ जाएंगी तो हमारा देश कहाँ आगे आ जाएगा। तो सही कहा आपने, और आगे आने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है आज के, अगर हम समय में देखें, इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पीछे छूट गए तो फिर आप अभी भी, आप जैसा बता रही हैं कि पर्दा सिस्टम है, ये बहुत हैरानी की बात है कि अभी भी ऐसी रूढ़िवादिता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। और हमारा सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि हम ये आवाज़ जन जन तक पहुँचाएँ कि आज संगीता जी इस मंच पर बैठी हैं, आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, उन्हें मौका तो दीजिए। आपके बेटे से आगे वो निकल कर दिखाएंगी, इतनी ही उनमें हिम्मत है। लेकिन वही है कि अगर आप उन्हें पर्दे के पीछे रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत गलत है। संगीता जी, आपके बारे में मैंने जाना कि आपने बताया कि मेरे पिता भी बहुत सपोर्टिव थे, हाँ। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे, यानी हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसा हम कहते थे। हर औरत के पीछे और भी हर एक कामयाब आदमी का होता है। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि सर हमारे साथ बैठे हैं, राकेश सर, सर आपकी कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी, जब मैं पढ़ता था
तो पिताजी कम सपोर्ट करते थे, दादाजी सपोर्ट ज़्यादा करते थे। और वो हर वक्त पर ये कहते थे, बेटा तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन करिए ऐसा जो सबके लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, ऐसा करिए। मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं, आपत्ति नहीं है आपकी। तो जो भी गाइडेंस उन्होंने दिया, उन्होंने बचपन में मुझसे, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, तब उन्होंने कहा था, बेटा सिर्फ 2 नौकरी करना, या तो IAS बनो या प्रोफेसर बनो। उनकी ठीक है सर, यही कर सकते हैं आपके। तो वही IAS के प्रयास किया, लेकिन वही किस्मत नहीं थी, तो प्रोफेसर लाइन में आ गया आपका। तो इससे जब लाइन में आया तो काफ़ी समस्याएं हमारे जो समकक्ष के साथी हैं उनको देखनी पड़ी आपकी। तो उनकी समस्याओं को एक प्रदेश स्तर पर उठाने का मैंने काम किया है। आज मैं पूरे प्रदेश को लीड कर रहा हूँ उनका, 5000 लोग हैं लगभग, और उनका एक संगठन बनाया है मैंने आपका, अति विद्वान 55 जिला अति विद्वान संघ समिति के नाम से बनाया, तो उसका भी फाउंडर हूँ मैं आपके। तो उनकी जो एक समस्या है वो हर स्तर से समस्या रख चुके हैं, लेकिन निदान कहीं नहीं हुआ उसका। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उनकी समस्या आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचे और सरकार उनको थोड़ा सा एक भविष्य सुरक्षित उनको प्रदान करे। क्योंकि जैसे कोई काम अगर करना है तो समाज हित में काम करना है। अब इसमें भाई ठीक है, भविष्य सुरक्षित होगा तो कम से कम 4000 5000 बहन का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो उनकी दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद, वो हमारे लिए सबसे बड़ा काम है आपके। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो समस्याएं वो देख रहे हैं, वो उनकी समस्याओं सरकार उनको सुने और उनकी समस्याओं को निराकरण करे। ये मैं आपसे और आपकी चैनल से एक एक्सपेक्ट करता हूं कि बात ज़्यादा संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का काम किया जा सकता था। उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री को यहाँ पर लेके आए। केन बेतवा नदी जोड़ो योजना को लेकर आए, जिसमें 75,000 करोड़ खर्च होना है, 90% उसमें केंद्र का है। काली पार्वती सिंह चंबल नदी को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री को लेके आए, उसमें 1 लाख करोड़ खर्च होना है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लेके आए। तो ये वो काम है जो वर्षों से अटके थे इंटर स्टेट समस्याओं के कारण। उसको रिजॉल्व करना और रिजॉल्व करके और उसके काम को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। और क्योंकि अब 7 लाख हेक्टेयर से मध्य प्रदेश की सिंचाई 50 लाख हेक्टेयर तो हो गई है, इसीलिए कृषि कर्मण अवार्ड हमको मिल रहा है। धरती से दौलत पैदा हो रही है। अब इस 50 लाख को 1 करोड़ हेक्टेयर करना है। उसके लिए जो ज़रूरी 2 योजनाएं थी, उसका यदि भूमि पूजन करा के और काम शुरू करा दिया गया तो 1.5 साल में ये एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ इसको। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के यदि प्रस्ताव आए, इसका मतलब कि सिर्फ कागज़ में मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश नहीं है, वो कागज़ पे आ चुका है। मतलब वो इंटेंशन टू इन्वेस्ट 35 लाख करोड़ का आ गया। अब चुनौती है उस जो कमिटमेंट है उसको ज़मीन पर लाने के लिए हम उनके साथ हैंड होल्डिंग करें। उसमें भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनको बुला बुला के मीटिंग कर रहे हैं। B2B और B2G बैठकें हो रही हैं और आपको क्या और हम मदद कर सकते हैं, पूरा टीम बन गई है। तो कुल मिला के 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश यदि मध्य प्रदेश में उसको लाने का संभावनाएं हैं, तो संभावनाएं तो सरफेस में आई गई हैं। तो मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत बेहतर है। बहुत धन्यवाद करूंगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज रीवा की भी अगर हम बात करते हैं, मैं रिसेंटली जब कुंभ के लिए था प्रयागराज में, तो मैंने देखा कि रीवा में होटल्स पूरे फुल थे। कोई छोटा बड़ा कोई होटल ऐसा नहीं था कि जहां गुंजाइश हो। और मैंने रीवा में ये सुना कि अगली कुंभ के पहले प्रयागराज के यहाँ कम से कम होटल इंडस्ट्री, ढाबा इंडस्ट्री, और इसका कारण ये रहा कि सबसे बेहतर कनेक्टिविटी थी। सर मैं जब वहाँ था सर, तो दक्षिण भारत से बहुत लोग आ रहे थे, कर्नाटक से और दूसरी जगह से। उन्होंने कहा हमें बताया गया है कि रीवा आ जाओ, कैसे भी रीवा आ जाओ, क्योंकि न फ्लाइट मिल रही है इस समय, न ट्रेन्स मिल रही हैं। तो बाई रोड आप मध्य प्रदेश होते हुए रीवा आ जाओ, रीवा से 1 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाओगे। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे
तो एक कुटीर उद्योग की तरह ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। रीवा तैयार हो गया है लॉन्चिंग के लिए, आपकी और मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, बीजेपी की लीडरशिप में बहुत धन्यवाद देते हैं सर। बहुत सारी चीज़ें आज आप बहुत सरलता से, जो आपका अंदाज है, आज आप हमें सिखा गए, समझा गए कि बड़ी बड़ी बातों से नहीं, एक टाइम मैनेजमेंट से, परफॉर्म करने से, नाराज़ नहीं होने से, सबके साथ मिलजुल कर रहने से, और कोई नाराज़ हो जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगले दिन वो आपके साथ ब्रेकफास्ट करता। अगर आप किसी पे गलती से कभी नाराज़ हो भी गए तो ये उसको फ़ोन करना, उसको बुलाना, ये बहुत बड़े मन की बातें हैं। ये जो अटल जी की प्रिय पंक्तियाँ थीं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मन बड़ा होगा तो आपकी दुनिया बड़ी होगी, और मुझे लगता है हमारा मध्य प्रदेश अब उसी रास्ते पर है, और हम सब आशान्वित हैं उसके लिए कि ये आगे बढ़ेगा। मैं टीम से आग्रह करूंगा कि हम जल्दी से प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ें, और फिर उसके बाद भोज के लिए सबको आमंत्रित करें। सर बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और अब वक्त आ गया है कॉफ़ी टेबल बुक के विमोचन का। हमारे एमडी सर सुनील बंसल सर से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएँ। हमारे डायरेक्टर पार्थ सर, आप भी मंच पर आएँ इस किताब के विमोचन के लिए, जिसमें हमारा जो अभियान है पंख हौसलों की उड़ान के समर्थन में मध्य प्रदेश से बहुत से संदेश, सवाल, जो कि स्वयं इस पंख सोच से जुड़ना चाहते हैं और जो वास्ता रखते हैं, उनसे जुड़े कुछ बातें हैं जो इस किताब में हैं। और अब वक्त आ गया है कि उस किताब का हम विमोचन करें, और उसके बाद हम हमारे जितने भी वो प्रतिभाएं हैं जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने पंख हौसलों की उड़ान कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका भी हम सम्मान करेंगे। तो कॉफ़ी टेबल बुक के विमोचन के लिए पार्थ सर, आपको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, आप स्टेज पर आएँ। पंख हौसलों की उड़ान हमारा एक ऐसा कदम जिसने तमाम प्रतिभागियों को हौसलों की उड़ान दी है, और आप सभी ने जिस तरह से अपनी सक्सेस स्टोरी साझा की, अपनी चुनौतियों के बारे में जानकारी दी, इस बुक का विमोचन आप सभी के सामने कॉफ़ी टेबल बुक 2025 पंख हौसलों की उड़ान। जोरदार तालियां हो जाएं। तो इस किताब में मध्य प्रदेश की उभरती प्रतिभाएं, बिजनेस हाउसेस का वर्णन किया गया है। पंख हौसलों की उड़ान 2025। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। यह आप सभी की कहानियों से सजी एक किताब जिसका विमोचन आज हो रहा है, और अब इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सम्मान समारोह की शुरुआत करेंगे। ये किताब जो आप ही की सक्सेस स्टोरी, जिसमें सभी पढ़ सकेंगे। और सबसे पहले अब सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री विनोद कुमार पटेल जी को, डायरेक्टर हैं माँ कामा। वास्तव में वो जो कमियां हैं, उनका कहना है कि देखिए अल्टीमेटली ये जो प्रकल्प बनाया आपने, गौ माता की सेवा के लिए बनाया है, तो आपने बना दिया, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है। लेकिन गौ माता की सेवा में जो कमी है रह गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का आएगा? तो हमने कहा ऐसा व्यक्ति पूरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो 40 लोग जुड़े हैं, उनमें से अकेला एक आदमी ये है जो उस काम की बातें करता है जिस काम के लिए हमने पूरा प्रकल्प बनाया है। तो इसलिए पूरे प्रशासन की का जो दृष्टिकोण है उस व्यक्ति के बारे में बदल गया। ये पहले उसको विलन मान रहे थे। हमने कहा आप कलेक्टर हैं, आप अपने ऑफिस में, आपके पास 100 काम हैं। हमारे पास लोग घेरे हुए हैं, सारे लोगों के पास, डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी से लेके एसडीएम और जनपद के सीओ, सारे लोग। ये एक फुल टाइमर व्यक्ति है जो गौ माता की सेवा के प्रति समर्पित है। तो कुल मिला के इस प्रकार के जो आलोचना करने वाले हैं, ऐसे आलोचना करने वालों को तो हमें जोड़ना चाहिए, और जो नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग हैं जिनको हर अच्छे काम की बुराई करना है, उनको इग्नोर करना चाहिए। उनसे बहसबाजी करके और उनको तो जैसे कभी कभी हमसे लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने आज काफ़ी आपकी बुराई में कुछ बोला, तो हमने कहा अच्छा आपने सुना, हमने तो सुना भी नहीं। तो बुराई करने वाला भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कह रहे हमने इतनी मेहनत किया और इनको मालूम ही नहीं। तो ऐसे करके वो डिस्करेज होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, जो वास्तव में, क्योंकि हम लोग ही तो समझ जाते हैं।
कि बुराई करने वाला की इंटेंशन क्या है। यदि ये बेटरमेंट के लिए है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ अच्छे कामों की बुराई करना इसकी आदत बन गई है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए आपके गुस्से का, एंगर का क्या एक्सप्रेशन होता है, उसको क्या, उसको भी कोई क्रिएटिव डायरेक्शन देते हैं आप? गुस्सा आमतौर पे तो इसलिए नहीं आता कि हम लोग गुस्सा करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हमने जनता से हाथ जोड़ के वोट लिया है। और जनता से हाथ जोड़ के वोट लिया है तो गुस्सा करने का अधिकार उसको है, हमको नहीं है। तो जब वो आते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर, सुबह जब अपने कमरे से नीचे उतरते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ हाथ जोड़ना है और मुस्कुराना है। यदि हमने हाथ जोड़ के और मुस्कुराते रहेंगे तो सामने वाले का गुस्सा निकल जाएगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। और यदि हमने जवाब दे दिया तो वो इंसल्ट फील करेगा कि देखिए हमने इनके लिए जान लगा दी और ये 50 लोगों के सामने हमको डांट दिया इन्होंने। तो कभी कभी यदि ऐसा होता भी है तो फिर मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आती है और मैं सबसे पहले सुबह उस व्यक्ति को फ़ोन करके बुलाता हूँ। सुबह उनको अपने साथ नाश्ता कराता हूँ, या सुबह वॉक करने जाते हैं तो उनको गाड़ी में बैठा लेते हैं, जिससे कि उसको ये ना लगे कि हमारी इंसल्ट हुई है। वास्तव में किसी की इंसल्ट कर देने के बाद तो बहुत ही अनरेस्ट रहता है हमें कि ये एक बहुत गलत काम हो गया है। हमें किसी का काम हो चाहे ना हो, किसी का इंसल्ट करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए गुस्सा सबसे बड़ा कारण है किसी को इंसल्ट करना। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश रहती है कि ये सबसे बड़ा मानवीय अवगुण है, इसको जितना पिया जा सके उसको पी ले, बाहर न निकालें। कमाल है। यहाँ नई जनरेशन के भी प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे कहूँगा कि इसको लिख कर रख लीजिए कहीं, कि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो वेकअप कॉल्स हैं। देखिए कितना सुंदर शब्द है कि वो वेकअप कॉल्स है, वो आपको जगाने की एक घंटी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं या राजनीति में हैं, तो गुस्सा करने का अधिकार नहीं है आपको मुस्कुराना ही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसी की इंसल्ट नहीं करनी। तो व्हाट्सएप में अगर आपकी आलोचना हो तो वेकअप कॉल मानिए, आपकी सहेली, आपका दोस्त आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो वेकअप कॉल है। ये डेवलप कीजिए अपने भीतर। 2-1 सवालों के साथ सर कंक्लूड करूंगा। डेवलपमेंट की जब भी बात होती है, मैंने रीवा देखा, आपसे कई बार बात भी हुई, विकास को जमीन पर लाना आसान नहीं है। भारतीय व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां पर बहुत सारे हर्डल्स अपने आप खड़े हो जाते हैं। जंगल है तो जंगल कटेगा नहीं, जमीन है तो ये गांव वालों की जमीन है, यहां पर आप नहीं ले सकते। एक्वायर करने की एक लंबी प्रोसेस है। फिर इसमें किसी का ईगो हर्ट हो गया, मीडिया का भी ईगो हर्ट हो गया, तो मीडिया का कैंपेन शुरू हो जाता है, ये क्या चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। इसके बीच में जब आपने रीवा का जो स्वरूप आज हम देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े होटल्स हैं, आज वहाँ एक अलग डेवलपमेंट का एक अलग लेवल हमें दिखता है, तो कोई बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आई। और एक गुरु मंत्र भी यहाँ बता दीजिए कि क्या अच्छा रहा और क्या ऐसा रहा जिसे बहुत टफ तरीके से जूझ के आपको आगे बढ़ना पड़ा। देखिए, विकास का जहाँ तक सवाल है, उसमें तो एक बहुत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि आपकी नहीं होगी तो विकास आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर्डल तो कदम कदम पे हैं। लेकिन यदि आपके अंदर जुनून है, जिद है, तो जहाँ पे चाह होती वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। हमारी सरकारें लंबे समय तक डेवलपमेंट के मामले में उनका पॉलिटिकल विल जो है बहुत कमज़ोर था। इसलिए आप देखें कि बहुत ही कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मध्य प्रदेश में रहा, देश में भी रहा। सड़कें बिहार से बदतर हो गई थी, ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूबे हुए थे, बिजली का कहीं पता नहीं था। तो ये पॉलिटिकल विल की कमजोरी के कारण था। और विज़न, एक तो विज़न होना चाहिए और फिर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि विज़न को धरती पर उतारने में एक बड़ा गैप है। अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर इज़ ए गैप बिटवीन कप एंड लिप। तो आपने विज़न तो बना लिया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? उसमें बहुत व्यवहारिक अड़चनें हैं। उन अड़चनों को दूर करने के लिए हमें
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पीछे लगना पड़ता है एक काम को। कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं, हमने कहा ये काम क्यों नहीं हुआ, कहीं साहब 5 बार बोला तो भी सामने वाले ने नहीं किया। हमने कहा 5 ही बार बोला, ये तो 10 बार बोलने के बाद होता है काम ये। अभी तुम्हें 5 बार और बोलना है, तब जाके ये काम होगा। लोग 5 बार भी नहीं 2 बार बोल के छोड़ देते हैं कि नहीं हो सकता है, तो बहुत पीछे लगना पड़ता है। और जहाँ तक काम, ऐसे कौन से काम है जिसमें हर्डल की बात आपने कही, तो यदि हम प्रदेश स्तर पे देखें तो हम लोगों ने 24 घंटे बिजली, अटल ज्योति अभियान जब लागू किया था, तो बिजली विभाग के लोग कहते थे, जब हम लोग कहते थे 24 घंटे बिजली देंगे, तो बिजली विभाग के लोग कहते थे कि साहब ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है साहब? इसमें इतना पैसा लगेगा, हम लोगों के मेंटेनेंस के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ तो मिल नहीं पाते, इसमें 25,000 करोड़ लगेगा। हमने कहा कैसे? कहीं 10,000 करोड़ लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, 10,000 करोड़ लगेगा जनरेशन में, 5,000 करोड़ लगेगा ट्रांसमिशन में। ये 25,000 करोड़ सरकारें कहाँ से लाएंगी, कैसे होगा? लेकिन तो और हमारे विधायक सांसद कहते थे मुख्यमंत्री के पास जाके कि साहब इनको रोकिए, मैं ऊर्जा मंत्री था, तो कहते थे साहब ये 24 घंटे की बात कर रहे हैं। अरे 24 घंटे ना बोले, कम से कम 15 घंटे बोले तो ही हम लोगों का काम हो जाएगा। ये कल 2 साल बाद चुनाव होगा तो कैसे जाएंगे? लेकिन यदि आपके पास काम करने की इच्छा शक्ति है तो, और आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपका पर्सनल एजेंडा नहीं है तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपके ऐसे काम होंगे जिस काम को पहले वही लोग कहते थे कि साहब ये पॉसिबल है, बाद में फिर वही लोग रास्ता बता देते हैं कि ऐसे होगा। लेकिन उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इनमें इनका पर्सनल एजेंडा नहीं है, क्षेत्र का विकास है और लोगों की सुविधा है। तो हमने टाइगर सफारी बनाया रीवा में। 46 साल बाद हमारे यहाँ का वाइट टाइगर जो सारी दुनिया में था, हमारे यहाँ नहीं था, लौट के आया। तो हम लोग कहते थे कि, लेकिन हम लोगों ने अपनी पहचान खोने नहीं दिया। हम कोई भी आता था, डिग्नेटरी, राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन निकलते थे, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है। लेकिन डरते रहते थे, कोई पूछ ना दे कहाँ है सफ़ेद शेर। सही बात। लेकिन अब हम डंके की चोट पे कहते हैं कि आइए सब रीवा, सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है। और दुनिया की एकमात्र जो वाइल्ड लाइफ जंगल में घुस के बनाई गई सफारी है वो हमारे यहाँ है। और आप सिर्फ वाइट टाइगर नहीं देखेंगे, आप वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी देखेंगे, लेपर्ड भी देखेंगे, लायन भी देखेंगे, हिरण चीतल से लेके स्नेक से लेके मगरमच्छ और ये सारे आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब कामों के बाद रीवा में सोलर प्लांट लगा, एयरपोर्ट बना, तो इन सब कामों में 10-10, 12-12 साल लगे। सुप्रीम कोर्ट तक कुछ परमिशन तो वाइल्ड लाइफ में सुप्रीम कोर्ट से होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जहाँ पे चाह होती वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। तो हमारा यही कहना है आपके माध्यम से कि यदि हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है तो बहुत, एक तो हमारा पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए जिससे कि सारे अधिकारी निडर होकर आपकी मदद करें, और दूसरा परसुएंस, फॉलोअप, ये बहुत ज़्यादा आज के समय में करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई अप्रूवल्स होते हैं, कई होते हैं, इतने काम हैं अधिकारियों के पास कि वो ओवरबर्डन भी रहते हैं। तो जितना आप पीछे लगेंगे और जितना आपका एक वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, उतना काम आप करा पाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने देखा है कि शुक्ला जी जब ऊर्जा मंत्री थे तो शहर की बिजली शहर में और गांव की बिजली गांव में, ये नारा हमने सुना। तो ये पूछा जाता था कि ये कैसे होगा कि गांव वालों को गांव की बिजली मिलेगी, शहर वालों को दोनों के ट्रांसफार्मर अलग अलग हुए थे। और वो काम करके, और जैसा इन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आप मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के एक राजनेता के तौर पर बहुत गंभीर साक्षी हैं। 2003 में जब पहली बार उस समय की फायर ब्रांड लीडर उमा जी की लीडरशिप में यहाँ बड़ी मजबूत नींव रखी गई 170+ सीट्स के साथ,
और तब से लेकर 2018 के 14 महीने छोड़ दें तो यहाँ बीजेपी 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 रही है और हमने बहुत तरक्की की है और बहुत तरक्की करनी है हमको। आज आप अपने को कहाँ खड़ा देखते हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि अब कहा यह जाता है बिजली हो गई, पानी हो गया, चमचमाती सड़कें हो गई, अब चाहिए इंडस्ट्री, रोजगार चाहिए, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बहुत एक नंबर की मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश को अब कोई बीमारू राज्य कहने का साहस नहीं कर सकता है, लेकिन पहले तो जिसको देखो वही मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कह देता था 2003 के पहले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है कि अब मध्य प्रदेश तेज़ी के साथ कई सेक्टरों में आगे बढ़ा है। आप सिंचाई में देखेंगे तो कृषि कर्मण अवार्ड, जो परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे अच्छा राज्य करता है, उसका जो अवार्ड होता है, पहले पंजाब हरियाणा को मिलते थे, अब पिछले 7 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहा है। पावर सरप्लस स्टेट है हमारा, टूरिज़्म के पोटेंशियल वाला स्टेट है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट हो गया है, अब बहुत मजबूत हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, आज मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो गया है। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर रीजनल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बधाई के पात्र हैं। उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस परंपरा को शुरू किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। ये पहले मध्य प्रदेश की कोई मार्केटिंग नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था, और देश और दुनिया में जाके हम बता भी क्या सकते थे कि मध्य प्रदेश में क्या है। अंधेरा था, सड़कें बद से बदतर थी, और इसलिए ये काम होने के बाद अब उसकी ब्रांडिंग में भी कोई कसर नहीं छूट रही है। मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी 1.5 सालों में उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए संभागीय मुख्यालय में, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया भोपाल में, देश और विदेशों में रोड शोज़ किए। मध्य प्रदेश में ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, बिजली सरप्लस है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है, लैंड बैंक है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ का, हमारी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस सब चीज़ों को बताने से लोग मध्य प्रदेश, और यहाँ पर ज़मीन की कमी नहीं है, तो हमसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास होगी? एरिया वाइज तो हमारा बहुत बड़ा राज्य है, तो हर दृष्टि से, और ये बात सही है कि सारे डेवलपमेंट का अल्टीमेट लक्ष्य जो आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट है। सारे विकास इसीलिए किए जाते हैं कि कल हम इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए लोगों को बुला सकें, हम हेल्थ सेक्टर को ऐसा कर सकें कि लोगों को इजीली मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएं। इसमें प्रधानमंत्री जी की जितनी भी उनको बधाई दी जाए कम है। आयुष्मान भारत योजना बनाकर उन्होंने इस देश के 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जो गरीब थे, जिनके जेब में अपने इलाज के लिए, अपने परिजनों के इलाज के लिए 100-200 रुपये भी नहीं होते, उनको 5 लाख रुपए का कवर दिया उन्होंने। उससे हमारा मेडिकल सेक्टर में कितना तेज़ी से ग्रोथ हुई। आज टियर 3, टियर 2 सिटीज़ में मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करने के लिए पेइंग क्षमता वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब गरीब, जो रिक्शा चलाने वाला गरीब है, वो भी उसको लगता है कि ये बीमार होगा तो 5 लाख रुपए तक का इलाज इसका। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे पंख खास कार्यक्रम की, बंसल न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम हौसलों की उड़ान। और देखिए एक बार फिर से बंसल न्यूज़ ने आगे कदम उठाया, विमोचन और सम्मान समारोह का ये पूरा कार्यक्रम आप देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर। बंसल न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम है और समाज के लिए मार्गदर्शक भी बना है। प्रेरणा और साहस की ये सीख, पंख हौसलों की उड़ान। और एक बार फिर से ये कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है और जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से कार्यक्रम रखा गया था वो पूरा होने जा रहा है। तो पंख की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी भोपाल में ये